आइए बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन यानी अधिकारों का सौंपना। एक मैनेजर ओवरबर्डन होने पर, काम ज़्यादा होने की परिस्थिति में अपना कार्य, डेली रूटीन से रिलेटेड कार्य अपने सबॉर्डिनेट को सौंप सकता है। इस तरह वो बचे हुए समय को अपने इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे ज़्यादा फोकस कर सकता है। बस बचे हुए समय में कंसंट्रेट कर सकता है अपने इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे और डिसीज़न ले सकता है। इसीलिए कहा गया है कि डेलीगेशन इज़ अ की एलिमेंट इन इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक के कार्यों को जो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें डेलीगेशन को यूज़ करना पड़ता है। अब एक डेलीगेशन के इफ़ेक्टिव होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला, डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस है कि एक अधिकारों को सौंपने से मैनेजमेंट जो है वो अपने आप को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना लेती है, कार्यकुशल बना लेती है। डेलीगेशन के माध्यम से मैनेजर जो हैं वो अपने आप को ज़्यादा कैपेबल बना लेते हैं। वो अपने उनके पास इतना टाइम बच जाता है कि वो इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे कॉन्संट्रेट कर सकें और डेली रूटीन के कार्य वो अपने एम्प्लॉयज़ को सौंप कर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स पे खुद फोकस करते हैं। दूसरा, फ्रीडम फ्रॉम डूइंग रूटीन वर्क। रूटीन वर्क से उनको फ्रीडम मिल जाती है और इस बचे हुए टाइम से वो नई अपॉर्चुनिटी पे फोकस कर पाते हैं, नई एरियाज़ पे फोकस कर पाते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंस है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। कार्यों को आगे सौंपने से एम्प्लॉयज़ को भी अपना टैलेंट, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिल जाता है। वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज़ करते हैं उस कार्य को करने में। इस तरह उनके अंदर स्किल डेवलप होता है और मुश्किल से मुश्किल और कॉम्प्लेक्स टास्क भी वो सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं, जिससे उनकी कैरियर से रिलेटेड प्रोस्पेक्ट जो है इम्प्रूव हो जाती है। सेकेंड, इट मेक्स दैम बेटर लीडर्स एंड डिसीजन मेकर। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से हम ज़्यादा अच्छे लीडर्स बना लेते हैं, डिसीज़न मेकर्स बन जाते हैं। डेलीगेशन जो है वो हमें फ्यूचर के लिए मैनेजर तैयार करने में भी मदद करता है। आज जिन सबॉर्डिनेट्स को हम कार्य सौंप रहे हैं वो फ्यूचर में उनके अंदर एक मैनेजर बनने के सारे गुण आ जाते हैं। डेलीगेशन जो है एम्प्लॉयज़ के अंदर उन एम्पावर्स को, उन शक्तियों को पैदा करता है जिससे उनका स्किल, उनका एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ जाता है और उनके अंदर डेवलपमेंट हो जाता है ताकि इन फ्यूचर वो हायर पोजीशन पे, हायर गेन कर सकें, हायर पोजीशंस पे पहुंच सकें। थर्ड इम्पोर्टेंस है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। डेलीगेशन से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलता है, वो मोटिवेट होते हैं, प्रेरित होते हैं कि अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को दिखाएं और अपनी एक रिकॉग्निशन बनाएं। साइकोलॉजिकल मन यानी मानसिक स्तर पर उनको संतुष्टि प्राप्त होती है। वो अपना विश्वास दिखाते हैं, अपने सुपीरियर के अंदर अपना विश्वास पैदा करते हैं। और यहाँ केवल डेलीगेशन से ना केवल सुपीरियर जो हैं वो अपने काम को बांटते हैं, बल्कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ उसका ट्रस्ट भी जीतते हैं। यानी यहाँ पे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप भी बनता है। सुपीरियर सबॉर्डिनेट पे विश्वास करता है और सबॉर्डिनेट सुपीरियर पर विश्वास करता है और उसे अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है। और इस तरह यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है। डेलीगेशन और वर्क करने से सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना जागृत होती है, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डअप होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और अपने आप को वो प्रेरित करता है, अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। डेलीगेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंशन में भी मदद करता है, क्योंकि डेली रूटीन का कार्य जो है वो वर्कफोर्स यानी डेली रूटीन का कार्य सबॉर्डिनेट्स को दिया जाता है। इससे
ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करने के लिए और सीट्स जनरेट हो जाती हैं। यहाँ पे ट्रेंड और एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ को हम नए प्रोजेक्ट आसानी से दे पाते हैं। नए एम्प्लॉयज़ को हम रूटीन वर्क में रख लेते हैं और इन एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ को हम नए प्रोजेक्ट में शामिल कर लेते हैं। फिफ्थ हमारी इम्पोर्टेंस है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से सुपीरियर सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप पैदा होती है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की हायरार्की के थ्रू चलती है, स्केलर चेन के थ्रू चलती है। ये डेलीगेशन जो है टॉप टू बॉटम चलता है। यहाँ पे अथॉरिटी जो है टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। हर एक सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर के आगे इन कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। The extent of delegated authority also decide the power that each job position enjoy in the organization. अथॉरिटी के डेलीगेट करने से subordinate को पावर्स मिलती हैं, शक्तियाँ मिलती हैं अपनी जॉब से रिलेटेड डिसीज़न लेने की। सिक्स्थ हमारी इम्पोर्टेंस है बेटर कोऑर्डिनेशन। डेलीगेशन के एलिमेंट से जब एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी देता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और अकाउंटेबिलिटी भी पैदा हो जाती है। ये अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी पावर्स को डिफ़ाइन करने में, उसकी ड्यूटीज़ डिफ़ाइन करने में मदद करती है। इसके साथ ही साथ आंसरेबिलिटी भी पैदा हो जाती है। दिस हेल्प्स टू अवॉइड ओवरलैपिंग। जब डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स अराइज होते हैं तो वहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क्स या ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इन एफर्ट से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी लेवल्स में, सभी डिपार्टमेंट्स में काम करने की क्लियर पिक्चर दिखाई देती है। Such clarity in reporting relationship help in developing and maintaining effective coordination among the departments level and function of management। क्योंकि अथॉरिटी, डेलीगेशन के तीनों एलिमेंट्स अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो क्लियर रिलेशनशिप दिखाती है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में। वहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ और सबॉर्डिनेट के डेवलपमेंट का कार्य करती हैं और सभी डिपार्टमेंट्स और लेवल्स में और ऑर्गेनाइजेशन यानी मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस के बीच में भी कोऑर्डिनेशन पैदा करती है। तो ये तो थे हमारे डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन की बात करें तो ये एक नैरो स्कोप है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जो एक वाइडर स्कोप है। यानी जब एक पोस्ट पे काम करने वाला मैनेजर ओवरबर्डन हो जाता है तो वो अपने काम के बर्डन को कम करने के लिए, इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे ज़्यादा फोकस करने के लिए रूटीन का वर्क अपने सबॉर्डिनेट को सौंप देता है, डेलीगेट कर देता है। तो ये तो एक पोस्ट की बात थी, लेकिन अगर यही कार्यों को आगे सौंपना और अधिकारों को आगे सौंपने का कार्य ऑर्गेनाइजेशन पे लार्ज स्केल पे हो, यानी सभी लेवल्स, सभी डिपार्टमेंट्स अगर कार्यों को और उन कार्यों को करने से रिलेटेड अधिकारों को आगे सौंपते हैं तो ये कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। Decentralization refers to a systematic delegation of authority through all the levels of management and in all the departments। यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में और सभी डिपार्टमेंट्स में अगर वर्क असाइन किया जाता है और उससे रिलेटेड अथॉरिटीज़ ट्रांसफ़र की जाती है तो इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सिर्फ उन पावर्स और कार्यों को सुपीरियर अपने हाथ में रखते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्रूशियल मैटर्स होते हैं, उन पे वो खुद फोकस और कंसंट्रेट करते हैं। बाकी का कार्य वो अपने सबॉर्डिनेट्स को सौंप देते हैं। तो ऐसी पावर्स जो आगे सबॉर्डिनेट्स को सौंप दी जाती है दैट इज डिसेंट्रलाइज।
और वो पावर्स जो सुपीरियर या मैनेजर्स इम्पॉर्टेंट मैटर्स से रिलेटेड डिसीज़न लेने के लिए अपने पास रखते हैं, उन पावर्स को बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड। यानी वो पावर्स जो वो आगे डेलीगेट नहीं करते, आगे अपने सबॉर्डिनेट्स को नहीं देते, दैट इज़ सेंट्रलाइज्ड पावर्स। डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। Decentralization refers to a systematic delegation of authority through all the levels of management and in all the departments except that which can be exercised only at central point। तो इस तरह हमने देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो डेलीगेशन का ही एक विस्तृत रूप है जो सभी लेवल्स और सभी डिपार्टमेंट्स में पाया जाता है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो चेन ऑफ कमांड में ऊपर से नीचे की तरफ धकेली जाती है। जब लोअर लेवल जो है डिसीजंस लेता है तो उसे हम ओवरऑल कहते हैं कि ये पावर्स डिसेंट्रलाइज हो रही हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले बेसिस है हमारा नेचर। डेलीगेशन इज़ अ कंपल्सरी एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल टास्क ऑन हिज ओन। डेलीगेशन जो है एक कंपल्सरी एक्ट है क्योंकि कोई भी व्यक्ति सारा कार्य अकेले नहीं कर सकता। अपने कार्य को विद इन टाइम पीरियड करने के लिए, गोल्स अचीव करने के लिए उसे कार्यों का बंटवारा या फर्दर असाइन करना ही पड़ेगा। Decentralization is an optional policy decision. It is done at the discretion of top management. Decentralization तभी किया जाता है जब ओवरऑल हर और लेवल पे, हर डिपार्टमेंट पे कार्य बहुत अधिक है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उन कार्यों को फर्दर आगे सौंपा जाता है, डेलीगेट किया जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्शन। डेलीगेशन में मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर। डेलीगेशन की उपस्थिति में सुपीरियर के हाथों में ज़्यादा कंट्रोल होता है। एंड लेस फ्रीडम टू टेक ओन डिसीज़न। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के पास खुद के डिसीज़न लेने की कम फ्रीडम रहती है, ज़्यादा कंट्रोल सुपीरियर के पास होता है और एम्प्लॉयज़ को, सबॉर्डिनेट्स को कम फ्रीडम होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में बॉस का कम कंट्रोल होता है लेकिन सबॉर्डिनेट्स को डिसीजन लेने की ज़्यादा फ्रीडम मिलती है। डेलीगेशन इज़ अ प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। डेलीगेशन जो है वो काम को आगे बांटने के लिए इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा पॉलिसी डिसीजन के रिज़ल्ट को देखते हुए किया जाता है। डेलीगेशन का स्कोप जो है नैरो है, लिमिटेड है, सुपीरियर और उसके नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट के बीच में रहता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप वाइडर है। यहाँ पे डेलीगेशन को ही लार्ज स्केल पे किया जाता है और ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक, टॉप टू लोअर लेवल मैनेजमेंट तक दिखाई देता है। डेलीगेशन का पर्पस है मैनेजर को कम से कम बर्डन देना और डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ है कि सबऑर्डिनेट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा काम देना ताकि उनके रोल को इंक्रीज़ किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन जो है सबऑर्डिनेट्स को ज़्यादा कार्य देती है और उन्हें काम करने की ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंस। आगे है डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पोर्टेंस। हमें दोनों में से कोई भी एक इम्पोर्टेंस याद कर सकते हैं और क्वेश्चन में चाहे इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन आए या इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों में ही आप सेम पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन की पहली इम्पोर्टेंस है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। जब ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल वर्क असाइन किया जाता है, अथॉरिटी दी जाती है ओवरऑल सभी डिपार्टमेंट्स और लेवल्स में, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। इससे क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट जो है
उसको रिलीफ मिलता है, वो ओवरबर्डन नहीं हो पाती, उसे फ्रीडम मिलती है ताकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट और डिसीज़न रिलेटेड कार्य कर सकें। यहाँ पे पर्सनल सुपरविज़न जो है वो रिप्लेस हो जाती है बाय अदर फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल सच एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो टॉप मैनेजमेंट को छूट देता है, उसे टाइम देता है ताकि वो ज़्यादा टाइम अपने इम्पोर्टेंट डिसीजंस पे लगा सके, पॉलिसी डिसीज़न के ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर सके। सेकेंड है डेवलप इनिशिएटिव अमंग सुबॉर्डिनेट्स। डिसेंट्रलाइजेशन जो है सुबॉर्डिनेट्स को इनिशिएटिव लेने में हेल्प करता है, उनके अंदर सेल्फ रिलायंस कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है, उन्हें इनिशिएटिव लेना सिखाता है कि कैसे डिसीज़न लेने हैं, कैसे कार्य करना है। वो उन्हें फ्रीडम होती है कि अपने कार्यों को करने से रिलेटेड वो डिसीज़न ले पाएँ। और इसी तरह इट ऑल्सो कीप दैम इन ए स्टेट वेयर दे आर कॉन्स्टेंटली चैलेंज्ड एंड हैव टू डेवलप सोल्यूशन फॉर द वेरियस प्रॉब्लम दे एनकाउंटर। जिन प्रॉब्लम्स को वो फेस करते हैं उन्हें ये फ्रीडम होती है कि उनको पूरी तरह से वो खुद हैंडल करें, इससे लगातार उनका डेवलपमेंट होता है। डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी में मदद मिलती है ऐसे एग्जीक्यूटिव को आइडेंटिफाई करने में जिनमें काम को करने की पोटेंशियल है, जो एक अच्छे लीडर कल को बन सकते हैं। थर्ड हमारी इम्पोर्टेंस है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। सुबॉर्डिनेट को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सुबॉर्डिनेट्स को जब बॉस काम देता है तो उनके अंदर उस काम को करने की एबिलिटी दिखाई देती है, वो अपने आप को इतना कैपेबल बना लेते हैं, उस चैलेंजिंग पोजीशन को एक्सेप्ट करते हैं और क्योंकि यही एक रास्ता होता है उनको प्रमोशन दिलाने का, यानी अपने सीट को अपनी पोजीशन को हाई लेवल पे ले जाने के लिए वो इन अपॉर्चुनिटी का यूज़ करते हैं और परफॉर्मेंस दिखाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन से मैनेजर जो हैं वो अपने आज जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कल के मैनेजर बनते हैं, लीडर बनते हैं और अपने टैलेंट को दिखाने की उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। It also helps to identify those who may not be successful in assuming greater responsibility। ये उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करता है जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में सफल नहीं हो पाते। डिसेंट्रलाइजेशन इज़ अ मीन्स ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन एज वेल एज अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेन मैन पावर टू यूज़ इस टैलेंट इन रियल लाइफ सिचुएशन। डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा साधन है जिससे हमें मैनेजमेंट एजुकेशन के बारे में पता चलता है कि वो कौन सी मैन पावर है जो इस एजुकेशन का यूज़ करती है अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प करने में और रियल लाइफ सिचुएशन में अपने टैलेंट को दिखाने में। फोर्थ इम्पॉर्टेंस है क्विक डिसीज़न मेकिंग। डिसेंट्रलाइजेशन से मैनेजर को अपने डिसीज़न जल्दी लेने में मदद मिलती है क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा टाइम होता है। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से वो डेली रूटीन का कार्य अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देते हैं और खुद इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे फोकस करते हैं। यहाँ पे देयर आर ऑल्सो लेस चांसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गेटिंग डिसऑर्टेड बिकॉज इट डज़ नॉट हैव टू गो थ्रू लॉन्ग चैनल्स। अब यहाँ पे क्योंकि इम्पॉर्टेंट डिसीज़न उन्हें खुद लेने हैं, यहाँ पे लॉन्ग चैनल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आगे नहीं जाती, तो यहाँ पे लॉन्ग चैनल्स यूज़ ना करके जो हेड हैं वो अपने हाथों में डिसीज़न रखते हैं, तो यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन जो है सेफ रहती है। फिफ्थ है फैसिलिटेट ग्रोथ। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहती है, एक्सपेंशन करना चाहती है, तो डिसेंट्रलाइजेशन उसे अच्छा मौका देता है कि वो अपने आप को एक्सपेंड कर सके। यहाँ पे हेड या मैनेजर्स को ज़्यादा टाइम मिलता है एक्सपेंशन के ऊपर फोकस करने में और आसानी से वो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। Consequently, with each department doing its best in a bid to outdo or other productivity levels increase, organization is able to generate more returns which can be used for expansion purpose।
डिसेंट्रलाइजेशन से हर डिपार्टमेंट अपने कार्य करने की शक्ति को बढ़ा लेता है, अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज़ कर लेता है और ऑर्गेनाइजेशन अपने रिटर्न्स को और ज़्यादा जनरेट करने में समर्थ हो जाती है। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है बेटर कंट्रोल। डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो हर लेवल की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने को पॉसिबल बनाती है, यानी हर लेवल और हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा सकता है और आसानी से उसे अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। फीडबैक फ्रॉम ऑल लेवल्स हेल्प टू एनालाइज वेरिएंसेस एंड इम्प्रूव ऑपरेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में आसानी से हर लेवल से फीडबैक लिया जा सकता है, उसे एनालिसिस किया जा सकता है और उसकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा और ऑपरेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये तो था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आप इम्पोर्टेंस चाहे डिसेंट्रलाइजेशन की है चाहे डेलीगेशन की, आप इन दोनों में से कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के और डेलीगेशन के भी 6। तो एनी 6 पॉइंट्स आप लर्न कर सकते हैं, आपको दोनों की अलग अलग लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में नीचे आपकी समरी दी हुई है जहाँ से आप इसके नोट्स प्रिपेयर करोगे, ठीक है। और इसी में आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और केस स्टडी है जो आप खुद पढ़ोगे और कोई प्रॉब्लम है तो आप वो पूछ लोगे। तो आई थिंक अब ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया, तो आप इसको अब अच्छी तरह से कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।